नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारा लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जो आज का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है हमारा 6। कौन सा नंबर हो जाएगा? 6 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हो जाएगा। इससे पहले हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करेंगे और सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको देख लेना है। आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करने वाले हैं और शुरू करेंगे आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दिखाया गया सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है। जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं उनमें किस भाषा का उपयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो सम्राट अशोक कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। सम्राट अशोक जो है वो मौर्य राजवंश के एक राजा माने जाते हैं। ठीक है, मौर्य राजवंश के राजा थे। और इनके द्वारा जो है बहुत सारे शिलालेख हैं जो इनके द्वारा, जिसमें इनकी जानकारी मिलती है जिन शिलालेखों में। ठीक है, कुछ इनके द्वारा बनाए हुए हैं, कुछ बाद के हैं। ठीक है, तो उनमें आपको जो देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया है वो किया गया है प्राकृतिक भाषा का। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक भाषा के अलावा उसमें आपको ब्राह्मी, खरोष्टी, एक आरामाइक है। ठीक है, इनका भी प्रयोग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है प्राकृतिक भाषा का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो लिपि हो जाती है इनकी जो है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। देखिए, भाषा पूछी जाएगी तो प्राकृतिक हो जाती है और लिपि पूछी जाएगी तो ब्राह्मी लिपि हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से नेतृत्व किसने किया था? बरेली से किसने किया था, लखनऊ से किसने किया था, कानपुर से किसने किया था? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका हर परीक्षा में बन जाता है। ज्यादा करेंगे मैचिंग करने के लिए यहां से क्वेश्चन आपका दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बात यहाँ पर किसकी की गई है? तो यहाँ पर बात की गई है आपके बरेली की। और बरेली से जो नेतृत्व किया था, बरेली से नेतृत्व किया गया था आपका खान बहादुर खान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? खान बहादुर खान के द्वारा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा जो कुंवर सिंह है, और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा लखनऊ से जो इनका नेतृत्व किसने किया था, तो यहां पर हम लिखते हैं लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के अलावा कानपुर से किसने किया था? ठीक है, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा फैजाबाद से किसने किया था? फैजाबाद। फैजाबाद के बाद आ जाता है, जैसे इंपॉर्टेंट है मेरठ। मेरठ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति वो की जो शुरुआत है वो मेरठ से ही हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ से किसने किया था? तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लखनऊ की बात करेंगे, तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था लखनऊ से। कानपुर से हो जाते हैं आपके नाना साहब। कौन हो जाते हैं? नाना साहब हो जाते हैं कानपुर से। फैजाबाद की बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, ये हो जाते हैं। मेरठ से आपको देखने को मिलेंगे दो आदमी। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेंगे कदम सिंह और एक आपको देखने को मिलेंगे धन सिंह। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि मेरठ से 1857 की क्रांति हुई थी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी लियाकत अली। कौन हो जाएंगे? लियाकत अली हो जाएंगे आपके इलाहाबाद से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बन जाता है। बरेली से पूछा गया था, तो बरेली से हो जाता है आपका खान बहादुर खान का। और एक चीज और याद रखनी है, ये जो है 1857 की जो क्रांति है, ये था, ये क्या था? तो ये जो हमारी क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी, इसको कहा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम, और ये 1857 में हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में कहाँ भाग लिया था? ये हुई थी विश्व धर्म महासभा 1893 में। कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने? तो ये जो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, वो लिया था शिकागो में। अब क्वेश्चन बनता है शिकागो कहाँ पर है? तो शिकागो आपको देखने को मिल जाएगा अमेरिका में। ठीक है, कब की बात है? ये है बात 1893 की। ठीक, और स्वामी विवेकानंद ने वहां पर जो है 5000 प्रतिनिधियों को प्रभावित किया था। कितने को? 5000 को। वहां पर कितने लोग थे? 5000 लोग थे वहां पर। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इसका जो अभिवादन किया था उन्होंने अपने भाषण का, वो किया था मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों शब्दों के साथ उन्होंने अभिवादन किया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता संघ, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये शुरू की गई थी आपकी रास बिहारी बोस के द्वारा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे इसका ईयर पूछा जाएगा तो ईयर हो जाएगा इसका 1942 में। ठीक है, 1942 में स्थापित किया गया था, और उस समय जो है चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? तो ये चल रहा था आपका 1942 में ही। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, यह किसने कहा था कि प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी? ये किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का कथन है, और ये कहा गया था आपका लाला लाजपत राय के द्वारा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन का वो बहिष्कार कर रहे थे, जब साइमन कमीशन आ रहा था उसका वो बहिष्कार कर रहे थे, कब कर रहे थे? 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन आया था उस समय लाहौर में जो है वो एक विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। ठीक है, 1928 में, और वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। एक लाठी जो है लाला लाजपत राय के सर पर लगी, जिसमें वो घायल हो गए, और वहीं पर उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और तभी उन्होंने घायल होने के बाद कहा था कि प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील साबित होगा। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो ये भी आपका जो है यहां पर याद रखना है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के लिए बड़ा स्रोत था? भारतीय संविधान के लिए बड़ा स्रोत माना जाता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, तो वो माना जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने जो है आर्टिकल थे? तो 321 तो इसमें अनुच्छेद थे। ठीक है, और इसमें 10 आपको देखने को मिल जाती हैं अनुसूचियां। ठीक है, और ये जो है जब संविधान बना था तो सारी चीजें जो है यहीं से जो है उठाई गई थी। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक विशेषता जो है ये यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? भारतीय राष्ट्रपतियों में से जो अब तक राष्ट्रपति बने हैं उनमें एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। कौन हो जाते हैं वो जो मुख्यमंत्री भी थे? तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे राष्ट्रपति बनने से पहले। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के जो है ये सीएम भी थे। ठीक है, और ये बात है आपकी 1956 की। 1956 में हो जाते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इनके बारे में एक चीज और कही जाती है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले जो है राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले, तो वो थे जो है आपके निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने जाने वाले राष्ट्रपति। ठीक है, कौन हो जाते हैं?
निर्विरोध, तो ये हो जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इतनी बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। वर्तमान में तो आपको पता ही है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो 15वीं सी जो है आपकी प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है आपकी मुर्मू। सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर बेहतरीन, ठीक है, चाहे वो किसी भी जो है सब्जेक्ट का है, ठीक है, तो वो सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको इन प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर देखना, वहां पर आपको इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए, राजस्थान में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? राजस्थान में हुआ था पंचायती राज, किस वर्ष में हुआ था? तो पंचायती राज जो स्थापित किया गया था राजस्थान में, वो किया गया था 1959 में। और राजस्थान के, आपसे पूछा जाता है राजस्थान के नागौर से, कहाँ से? नागौर से जो है इनको नागौर वो है नागौर के अंतर्गत, नागौर जिला है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है बगदरी, ठीक है, उसमें आपका 1959 में जो है ये पंचायती राज का जो व्यवस्था है, 2 अक्टूबर का दिन था, यानी गांधी जी का जन्मदिन था, उस दिन जो है पंचायती राज व्यवस्था को वहां पर लागू कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। कौन सी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो तमिल को शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, लेकिन कोंकणी जो है ये आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा, जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? तो भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें आपको देखने को मिलती हैं 11 शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, इनकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसमें आपकी तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भी जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आबादी के बाद पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? आजादी के बाद की बात हो रही है, तो किस राज्य में आजादी के बाद पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो ये जो गठन हुआ था वो हुआ था पुडुचेरी या फिर पुडुचेरी में, ठीक है, और ये हुआ था गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1957 में, ठीक है। इसमें किसकी सरकार बनी थी? तो इसमें सरकार बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये बन जाती है आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इनकी जो है सरकार बन जाती है 1857 में। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की पूछा गया, सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदियों में आपको देखने को मिल जाती है, जैसे जास्कर सिंधु की हो जाएगी, नुब्रा भी हो जाएगी, श्योक भी हो जाएगी, लेकिन गंडक जो है वो आपकी सिंधु की सहायक नदी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो गंडक जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। और ये जो किसकी है गंडक, जो है गंडक आपकी है गंगा की सहायक नदी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है आपकी जो है गंडक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट यहां पर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है? बांस टपकाव सिंचाई पद्धति ये कहां पर प्रचलित है? तो बांस टपकाव जो जो बांस ड्रिप सिंचाई है ये आपको देखने को मिलेगी पूर्वोत्तर भारत में, और पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिलती है आपकी मेघालय जैसे राज्य में। तो सी जो है यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में उच्चतर साक्षरता दर किस दौरान अवलोकित की गई है? उच्चतर साक्षरता दर, ठीक है, तो कौन सा ईयर हो जब ये अवलोकित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 1991 से 2000, ठीक है, 1991 से 2000 के दौरान जो है उच्चतर साक्षरता दर अवलोकित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धान की उपज में क्या आवश्यकता होती है? धान की उपज में क्या आवश्यकता होती है? तो धान की फसल के लिए जो है ज्यादा तापमान और ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें तापमान कितना चाहिए? तो 25 से 35 डिग्री तक तो तापमान चाहिए, ठीक है। और अगर नमी की बात करेंगे तो 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर वर्षा की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो बी डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक दर क्या है, यह किस पर तय की जाती है? जो बैंक दर है वो किस पर तय की जाती है?
तो जो बैंक दर है वो आरबीआई जो धन व्यावसायिक बैंक को देता है उसको कहा जाता है बैंक दर। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक है वो वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, उसको बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन के लिए अक्षय भौतिक स्रोत कौन सा है? विद्युत उत्पादन करने के लिए, बिजली बनाने के लिए अक्षय भौतिक स्रोत कौन सा? भौतिक की बात हो रही है तो भौतिक स्रोत जो है यहां पर माना जाएगा जल। ठीक है, विद्युत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो जल की पड़ती है भौतिक रूप से। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है। भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं लेकिन प्रतिवर्ष, उसके बाद भी प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात भी किया जाता है। तो आपको यहां पर जो है इन कथनों पर विचार करना है। तो यहां पर जो भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देशी भंडारों को बचाया जाए, देशी भंडारों को बचाया जाए। दूसरा ऑप्शन है कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त नियमित कोयला नहीं मिलना चाहिए। और इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी है। तो यहां पर बताना है आपको कौन सा कथन इसमें से सही है। सही कथन आपको यहां पर बताना है। तो सी वाला तो सही है क्योंकि जो कोकिंग कोयला है उसमें भारत में कमी है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं, सभी को पता है। और उसके बाद भी जो है आपको कोयला नहीं मिलता है, नियमित आधार पर जो है कोयला जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, विशाल भंडार होने के बावजूद भी। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, कोयले की देशी भंडारों को बचाया जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपके जो करेक्ट बनेगा दूसरा और तीसरा। और दूसरा तीसरा किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र को पर्याप्त नियमित कोयला जो है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए बाहर से जो है आयात करते हैं। और इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी है, इसलिए भी जो है आयात किया जाता है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? हरित क्रांति को जन्म दिया वो कौन सी हो जाएगी? तो वो जो आपकी कृषि नीति है, वो जो योजना है वो हो जाती है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जाएगी तो ये आप बता देंगे 1961 से हो जाती है 1966 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसको क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था हरित क्रांति। ठीक है, क्या कहा गया है? इसको हरित क्रांति के नाम से जाना जा गया है। और इसके जनक अगर आपसे पूछे जाएंगे हरित क्रांति के तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं, और हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था तो ये पड़ा था आपका जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो लगाया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहली बार लगाया गया था। ठीक है, कब लगाया था? 1867 से 68 में। ठीक है, पहली बार देश की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन यहां पर किया गया था। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर कब विश्व में इतिहास रचा? कब की बात है? तो ये तो पता है कि 2023 की बात है। ठीक है, और 2023 में वो आपका कौन सी तारीख थी ये आपको बताना है। तो तारीख हो जाती है वो 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त का दिन था जब भारत का जो चंद्रयान मिशन है वो सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ जो है गया था लैंडर, और लैंडर था वहां पर विक्रम, और रोवर का नाम था वहां पर प्रज्ञान। ठीक है, तो ये तो आपको सभी पता है, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हुआ करता था। कहां से इसको भेजा गया था? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। भारत की पहली स्वदेशी सबमरीन, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत किस क्षमता से लैस है? क्या क्षमता है इसकी?
अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी तरह का सुधार कराना चाहते हैं वो भी आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कुछ और हम अच्छा कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है यहाँ पर परमाणु त्रयी यानी न्यूक्लियर ट्राइड ये मानी जाती है। जो है स्वदेशी है, ये सबमरीन है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता से लैस है, यानी कि समुद्र के नीचे से परमाणु हमला करने में ये सक्षम है। ठीक है, वहां से समुद्र के नीचे से ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है मार बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पेस डॉकिंग प्रयोग मिशन का उद्देश्य क्या है? स्पेस डॉकिंग की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेस में जाकर जो है दो उसको हमें जो है यहाँ पर दो स्पेस को हमें एक साथ जोड़ना पड़ता है, स्पेसशिप को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर डॉकिंग। ठीक है, यानी कि इसका फ्यूल खत्म हो गया, हम दोबारा फ्यूल भेजेंगे इसके जरिए और इनको जो है यहाँ पर फ्यूल इसको फिल कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? जो राफेल लड़ाकू विमान हैं वो भारत ने किस देश से खरीदे हैं? तो राफेल खरीदे गए हैं आपके फ्रांस से। ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। कहाँ से खरीदे हैं? ये खरीदे हैं आपके फ्रांस से। और ये जो 36 राफेल हमें यहाँ पर खरीदने थे, इसका सौदा कब हुआ था? ये हुआ था 2016 में। ठीक है, 36 राफेल विमान खरीदने के लिए। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, तो ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, खमीर जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आटे में मौजूद होता है, किण्वन जब आटे का होता है तो जब जलेबी बनाते हैं तो वो जो है या आटा जो है थोड़ा थोड़ा सा वो फूल जाता है। ठीक है, वो फूल जाएगा, जैसे जलेबी जो है जिस तरह से फूल जाती है ना, तो उस तरह से जो है ये किण्वन का काम यहाँ पर करता है। इसको जैविक उत्प्रेरक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आटे में जो मौजूद चीनी है उसको पचाकर कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में बदल देता है। उससे क्या होगा? आटा आपका फूल जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य के नाम से हाल ही में किस भारतीय राज्य के नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? कौन सा राज्य है जिसका नाम परिवर्तन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी क्या दी है? ये तो हो ही गया है। तो ये जो है 2026 में ही हुआ है। और केरल का नाम जो है यहाँ पर बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? केरल का नाम कर दिया गया है केरला। ठीक है, तो ये किया गया है अभी हाल फिलहाल में फरवरी 2026 में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम की स्वर्ण जयंती फरवरी 2026 में मनाई है? स्वर्ण जयंती मनाई है 2026 में। तो जो स्वर्ण जयंती मनाई है ये बनवाई है बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम की। ठीक है, ये अधिनियम आया था और इसकी जो है स्वर्ण जयंती मनाई गई है। यानी कि ये जो 9 फरवरी 2026 को अधिनियम का उन्मूलन किया गया था और ये जो आपका अधिनियम आया था ये आया था 1976 में। तो इसको जो है पूरे 50 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्वर्ण जयंती मनाई गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस संस्था द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन COO जारी करने हेतु एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है? एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है डिजिटल पोर्टल, ये किया गया है राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण यानी कि NBA। ठीक है, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है 2026 में जो आपके खेती वाले औषधीय पौधे हैं उनको सर्टिफिकेट ओरिजिन जारी करने के लिए एक डिजिटल जो पोर्टल है वो जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भी आपके औषधीय पौधे हैं उनके लिए। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने किन पहलों को शहरी बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी है? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी दी गई है जो अर्बन चैलेंज फंड है उसको और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ 20 को, यानी कि
ए और बी बोथ आर यहाँ पर करेक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाल ही में रक्षा क्षेत्र के किस सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है जो सार्वजनिक उपक्रम का मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर दिया गया है ये आपका यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL, इसको दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये दिया गया है 2026 में, और राजनाथ सिंह के द्वारा जो है ये दिया गया है, और ये रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम है, इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न में क्या होता है? तो इसमें 500 करोड़ तक के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे सकेगा ये। ठीक है, 500 करोड़ तक का जो पूंजीगत व्यय उसको मंजूरी दे सकता है। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? राजस्व प्रशासन का सबसे निचली जो इकाई है वो कौन सी है? तो राजस्व प्रशासन की सबसे निचली इकाई जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल माना जाएगा। ठीक है, ये जो है सबसे निचली इकाई मानी जाती है। ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ट्रिकल डाउन की बात हो रही है। तो ट्रिकल डाउन जो प्रभाव है ये माना जाता है आर्थिक विकास के लाभ को धीरे धीरे समाज के निचले वर्गों तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहां पर विकास एवं रोजगार को प्रसार करना, ठीक है, उसको जो है धीरे धीरे निचले वर्गों तक पहुंचाना, इसको ट्रिकल डाउन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कितने वर्षों हेतु की गई है? तो यहां पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो की गई है वो की गई है आपकी 6 वर्षों के लिए। ठीक है, 6 वर्षों के लिए, यानी कि 25-26 से और 30-31 के लिए की गई है। ये की गई है 2025-26 से 2030-31 तक। ठीक है, 6 वर्षों के लिए आत्मनिर्भरता, ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया था? आयुष्मान भारत जो भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये 21 मार्च 2018 को आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित कहते हैं इसको, अप्रूव किया गया था। ठीक है, अप्रूव किया गया था। कब किया गया था? 21 मार्च 2018 को। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ये क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी हमारे कंप्यूटर के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम यूपीजी के भी करेंगे, हिंदी के भी काफी क्वेश्चन है। तो पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपको सारे प्रैक्टिस सेट देख लेने चाहिए एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, और इसके बारे में कहा गया है जो हमारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये योजना जो है विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो कौन सी हो जाएगी? NSAP। ठीक है, NSAP यानी नेशनल स्कीम ऑफ जो है अगला क्वेश्चन बनता है चारण। अगला क्वेश्चन बनता है चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को यानी सांपों को वर्गीकृत किया गया है। तो सर्पों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? चारण खाद्य श्रृंखला में। तो चारण खाद्य श्रृंखला में देखिए, उत्पादक तो सांप होंगे नहीं, शाकाहारी भी सांप नहीं होता है, प्राथमिक मांसाहारी और द्वितीय मांसाहारी। तो कौन सा हो जाएगा इनमें? तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा द्वितीयक मांसाहारी। ठीक है, ये बन जाता है आपका द्वितीयक मांसाहारी की श्रेणी में आपको सांप को रखा गया है। ठीक है, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा भाग सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है, भारत का कौन सा भाग है वो? तो भारत का बनता है वो जो निकोबार द्वीप समूह का वाला क्षेत्र है, वो सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बारे में विचार नहीं करता है? किसके बारे में विचार नहीं करेगा? वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो ये जो है PM10 के बारे में करेगा, मोनोऑक्साइड के बारे में, शीशा के बारे में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात ये नहीं करता है। ठीक है, किसकी बात नहीं करेगा? जो आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में विचार ये नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है? जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे या फिर ग्लोबल वार्मिंग से जो संबंधित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो ग्लेशियर और बर्फ की चादरें हैं ये तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो जाएंगी। समुद्र तल का बढ़ना ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वर्षा प्रतिरूप के में बदलाव ये भी आपका जो है माना जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लेकिन जो भूकंप है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आपका नहीं है। ठीक है, भूकंप जो है ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, भूकंप भी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है सामाजिक वानिकी की पहली बार किसने सिफारिश की थी? सामाजिक वानिकी की पहली बार सिफारिश की थी, तो ये सिफारिश की गई है राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई है? सामाजिक वानिकी की पहली बार सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 1976 में। क्लियर? यूएनओ द्वारा विश्व प्राकृतिक विपदा निवारण दशक किस दशक को घोषित किया गया था? विपदा निवारण दशक किस दशक को घोषित किया गया था? तो यूएनओ द्वारा विश्व प्राकृतिक विपदा निवारण दशक जो है वो किया गया है आपका 1990 से 2000 को। ठीक है, किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो जो इसका जो मुख्यालय देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसका जो गठन है वो किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया है 2005 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एनडीआरएफ के जवान किस बल से लिए जाते हैं? यह आपका नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसके जो जवान हैं किस बल से लिए जाते हैं? कहां से आते हैं इसके जवान? तो इसके जो जवान आएंगे वो आएंगे आपके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF से। इससे जो है इसके जवान लिए जाते हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। NIDM का मुख्यालय कहाँ है? NIDM का मुख्यालय आपसे पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका जो मुख्यालय वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तूफान महोर्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? तूफान महोर्मी का संबंध आपसे पूछा गया है, तो इसका जो संबंध है वो माना जाता है तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तूफान जो महीम है तटीय क्षेत्रों में जो है ये देखा जाता है, और इस चक्रवात में लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? यहां पर हम बात कर रहे हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। च वर्ग का स्थान आपसे पूछा गया है, तो च वर्ग का जो स्थान है वो बनता है आपका तालव्य से। ठीक है, तो याद करने की क्या ट्रिक है? ये होता है KTM द। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो बनता है यहाँ पर। ठीक है, और वो बनता है यहाँ पर क च ट त प। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखकर जो है इसको बता सकते हैं। तो ये बनता है आपका कंठस्थ्य, तालव, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया जो च वर्ग है, तो च वर्ग आएगा आपका इसमें। ठीक है, और ये जो है तालव्य से ही तालव्य जो माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नायक बनता है आपका न प्लस अक, ठीक है ना, यानी कि नायक। और इस तरह से किस में दिया गया है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई सा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नायक जो है आपका कुछ इस तरह से लिखा जाता है, नायक। ठीक, केंद्रीय और अधिकता में क्रम से प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित और अधिकता में जो प्रत्यय है वो किस प्रकार है? तो केंद्रित में आपको देखने को मिलेगा इत, ठीक है, प्रत्यय की बात हो रही है, प्रत्यय यानी जो बाद में लगता है, ठीक है। और अधिकता में आपको देखने को मिल जाएगा ता, अधिक ता। तो इत और ता किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में, इत और ता, ठीक है। तो सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। जो उपसर्ग है वो उपसर्ग ये लगता है वर्ड के पहले, पहले लगता है जी, ठीक है। और जो प्रत्यय है ये जो है शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है, जिसे जीता ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, तो जिसको जीता ना जा सके वो होता है आपका अजय, ठीक है। अजय किस में दिया गया है? अजय दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अभी कुछ और हैं यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहा जाता है, जो गाया ना जा सके वो अज्ञेय हो जाएगा, किए जाने योग्य जो है वो अकर्मण्य हो जाएगा, जिसकी सीमा कोई ना हो वो हो जाएगा असीमित, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और जो बहुत गहरा है उसको कहा जाता है अगाध। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा लगेगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पर कौन सा जो है आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम यहाँ पर लगा देंगे तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य आपको ज्ञात करना है। संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य बनता है जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो दो कौन से जुड़े हुए हैं? जब आप वहां जाए तो बैठ जाएं, तो ये जो है ये दो नहीं है, उधर जाकर बैठिए भी नहीं है, वहां जाकर बैठिए भी नहीं है, और वहां जाइए और बैठिए, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, वहां जाइए और बैठिए, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त वाक्य आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, अर्धशासकीय की बात हो रही है तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में क्यों लिखा जाएगा? तो यही जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, यह अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाएगा। औपचारिक शब्दों के आरंभ करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, किसी को भी लिखेंगे तो औपचारिक पत्र लिखेंगे। प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो बी जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत आपका माना जाएगा। शहर की दाई मुहावरों का अर्थ क्या है? शहर की दाई मुहावरों का अर्थ, तो शहर की दाई मुहावरे का जो अर्थ है वो है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। घर घर की खबर रखने वाली स्त्री को शहर की दाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यहां से हमारे कुछ जो क्वेश्चन है वो हैं आप कह रहे प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के, नवाचार के। प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार के क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? तो ये जो व्यक्त की जाती है सबसे पहले वो की जाती है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। जॉन
वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है ये दी जाती है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है प्रस्तावित की थी। ठीक है, और इसके आर्किटेक्चर के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? वो कौन सा हो जाएगा? टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ। तो ये बनता है आपका मोडम। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मोडम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये एक ऐसा उपकरण माना जाता है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित ये करता है। निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? सीपीयू के द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। तो निर्देश लाना तो बिल्कुल किया जाएगा, निर्देश की व्याख्या जो है नहीं की जाएगी सीपीयू के द्वारा। डेटा का स्थायी रूप से भंडारित भी कर सकता है, डेटा का प्रसंस्करण संसाधन भी कर सकता है। तो बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सीपीयू द्वारा जो है ये कार्य जो है निष्पादित किया जाता है। निर्देश व्याख्या जो है निष्पादित नहीं किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स की बात हो रही है, कौन सा हो जाएगा ओपन सोर्स? तो ओपन सोर्स हो जाएगा यहाँ पर लाइनक्स को माना जाता है। ठीक है, लाइनक्स को ओपन सोर्स प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है, ओपन सोर्स किसको कहा जाता है? जो आपका मुफ्त में उपलब्ध होता है, मुफ्त में आपको मिल जाए उसको कहा जाता है ओपन सोर्स। ठीक है, ये बाकी जो है ये आपके मुफ्त में नहीं मिलने वाले, इनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन यहां पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हम 70 पर आ गए हैं। तो कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा होता है, तो ये तो गलत है। कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा थोड़ी है, कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को कमांड डालने के लिए, कुछ भी हम निर्देश देंगे कंप्यूटर को, वो इसी के द्वारा दिया जाता है। तो आपसे पूछा गलत, तो पहला ही आपका गलत है। संसाधन किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो एक कार्य करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। कैप्स लॉक टॉगल कुंजी का एक उदाहरण है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ये मॉडिफायर कुंजी कहलाती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? कौन सा उपकरण है जो कागज को धनात्मक आवेश देगा? तो धनात्मक आवेश देगा कोरोना वायर। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो कोरोना वायर है, कोरोना वायरस नहीं है, यह है कोरोना वायर, और ये एक पतला धातु का तार होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में भी किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होनी है। कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायर है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी यानी कि फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी गई है। तो फुल फॉर्म की एक वीडियो जो है अभी तैयार हो रही है, तो हम 1-2 दिन में वहां पर अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लेना। ठीक है, फुल फॉर्म लगभग 100 के आसपास जो है फुल फॉर्म वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं की बात यहाँ पर हम करेंगे। 1-2 दिन में आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो आपकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है, उनसे संबंधित। फिलहाल यहाँ पर टीसीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो टीसीपी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? जो गैर मुद्रण यानी कि छपाई के योग्य नहीं है, उनको जो है वो हटा देगा। वो कौन सा होता है? एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो बनता है यहां पर क्लीन। ठीक है, ये जो है सिंटैक्स होता है, और सिंटैक्स क्लीन जो है ये टेक्स्ट को जो है वहां से हटा देता है। जो गैर मुद्रण हो, जो छपाई के लिए उपयुक्त नहीं है, उनको जो है ये हटा देता है। ठीक है, फंक्शन टेस्ट में ये होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? इलेक्ट्रिक मोड में संदेश भेजा जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक मोड में भेजा जाएगा ईमेल के द्वारा। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
ठीक है। और ये एक सर्विस है जो यूजर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रिक मोड में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में संदेश या फिर कोई मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। लिथियम आयन बैटरियों के बारे में विचार करना है। लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपकी लिथियम आयन बैटरियां हैं ये आपकी रिचार्जेबल जो है उपकरणों में यूज की जाती है, गैर में नहीं की जाती। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल, ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में प्रयोग किया जाता है। ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो है रिचार्जेबल होती है, ठीक है, लिथियम आयन जो बैटरी है, और इनको जो है चार्ज किया जाता है। तो ये पहला तो आपका, दूसरा आपका सही है। लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर केवल आपका सही माना जाएगा, ठीक है, बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दूसरा और तीसरा, और ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग डेटाबेस से डाटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? वो कौन सा हो जाएगा? एमएस वर्ड की बात हो रही है। तो ये जो फीचर है ये दिया जाता है मेल मर्ज, ठीक है। एक हमने कोई जो है डाटा बना दिया है और इसको हमें जो है डाटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज को कई करके व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए, यानी कि इसको हम जो है कितने लोगों को भेज सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 जितनों को भी हम चाहें इसको भेज सकते हैं। यानी जितनों को हम भेजेंगे उनके पास उतनी ही प्रतियां इसकी बन जाएंगी, ठीक है। यानी कि एक को भेजा तो एक प्रति उसके पास बन गई, दूसरे को भेजा दूसरी उसके पास बन गई, तीसरे को भेजा तीसरी उसके पास, और 4 नंबर को भेजेंगे तो चौथी उसके पास। तो एक साथ कितनी प्रतियां बन जाती है? एक साथ 100 भी आप जो है मेल कर सकते हैं। तो ये सब संभव होता है मेल मर्ज के द्वारा। कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है? रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी किया जाता है। वो सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से कौन सी है? तो वो मानी जाती है लिंक्डइन। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है, इसकी शुरुआत या फिर लॉन्च आपसे पूछी जाएगी तो ये लॉन्च हुई थी 2003 में, ठीक है। लिंक्डइन की बात हो रही है। क्रेडिट कार्ड में एपीआर का क्या होता है? एपीआर एपीआर होता है ये, एपीआर का मतलब है आपका एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है। यानी कि इसको कहा जाएगा वार्षिक जो है वार्षिक प्रतिशत दर। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल ऐसी जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का एक तरीका है। वो क्या हो जाएगा? दोनों जो है आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा सबसे पहले स्मूफिंग, ये जो है एक ऐसा तरीका, इसमें यहाँ पर स्मूफिंग आ जाएगा। और ये जो फिशिंग है, फिशिंग में उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का एक तरीका है। फिशिंग में क्या होता है? ये जो है धोखा दिया जाता है यहाँ पर फिशिंग करने के लिए। एलटीएफएस में कौन सा घटक डाटा प्रतिकृति का समन्वय करता है जो डाटा ब्लॉक की देखरेख करता है? डाटा ब्लॉक की देखरेख करता है वो कौन सा हो जाएगा? 80 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है नोम नोड, ठीक है। नोम नोड ये आपका होता है HDFS, HDFS यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। और ये जो है एक मास्टर्ड नोड माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चन है जो आपके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, सारे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? प्रमुख रबी फसलों की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। रबी नबी, नबी यानी कि जो नए साल के आसपास बोई जाती हैं उनको कहा जाता है रबी की फसलें। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो रबी नबी, नबी यानी कि नई फसलें होती हैं, तो नए साल के समय बोई जाती है आपकी गेहूं, चना, मटर और जौ, ठीक है। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है?
उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो सीमा साझा करता है वो करता है, अगर राज्य पूछे जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। आपसे अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो उस समय आप 9 लगा देंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बनता है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का ऐसा जिला है जो 4 प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो पूरे भारत में 4 प्रदेशों से सीमा साझा करता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो 4 प्रदेशों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में है? रजा लाइब्रेरी की बात हो रही है। तो रजा लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस भी है, तो ये आपको रामपुर में देखने को मिल जाएगी। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाएगी रजा लाइब्रेरी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो ये हुई थी नवाब फैजुल्लाह के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की जाती है 1774 में। गलत जोड़ा आपको यहां पर बताना है, कौन सा है गलत जोड़ा यहां पर। तो गलत देख लेते हैं। सबसे पहले जो मुईरपुर बांध है ये आपको देखने को मिल जाएगा सोनभद्र में। ठीक है, पीलीभीत बांध, ये आपका पीली बांध जो है आपका बिजनौर में देखने को मिल जाएगा। लहचूरा बांध आपका झांसी में देखने को मिल जाएगा, तो सभी सही है। जामनी बांध आपका ललितपुर में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से तो आपके सभी जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, और आपका जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सभी सही दिए गए। आपसे पूछा गया था गलत कौन सा है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में उनकी भूमिकाओं से उनका मिलान करना है, वो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर मिलान करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी को। और यहाँ पर सबसे पहले दिखाए गए जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं और उनकी भूमिका, क्या क्या उनकी भूमिका रही है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे नाना साहब। नाना साहब ये आपके कानपुर के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? नाना साहब ने। कारू भगत की बात करेंगे, ये आपके रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलवी अहमदुल्ला ये आपके थे जो फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति ये माने जाते हैं। और खान बहादुर खान स्पेशल हैं। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खान बहादुर खान ये बरेली से जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ठीक है, इस तरह से आपका एक बिल्कुल सीरियल में लगा हुआ है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में है? तो ये दिया जाएगा 51 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछा गया है यहां से? ठीक है, किसान दुर्घटना बीमा से संबंधित गलत आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा भी गया है। ठीक है, तो यदि किसी भी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो परिवार को, उसके परिवार को मिलते हैं मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए। तो ये तो आपका करेक्ट है। आपसे क्या पूछा गया है? गलत कथन पूछा गया है। पहला ठीक है। एक हाथ और एक पैर की हानि स्थिति में मुआवजा 3 लाख रुपए। तो एक हाथ और पैर की हानि अगर हो जाती है तो तब भी जो है बिल्कुल वो निसहाय हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको 3 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, उसको जो है यहाँ पर भी 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि किसान 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता से ग्रस्त है तो वह 1 लाख से 2 लाख के बीच वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। तो ये आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दुर्घटना में दोनों हाथ और पैर खोने वाले किसान को मुआवजे के रूप में 5 लाख का पात्र माना जाएगा। ये भी आपका करेक्ट है। इस तरह से आपसे पूछा गया गलत, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना यूएनडीपी और यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई है? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई है आपकी 1990 और 91 के दौरान। तो ये तो आपका यहाँ पर कहीं नहीं दिखता है 1990 और 91। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा।
सारनाथ में धमेग स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धमेग स्तूप की बात हो रही है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा? गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। स्तूप का जो आधार है वो 28 मीटर व्यास और ऊंचाई है उसकी 43.6 मीटर। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर ये माना जाएगा। ठीक है, गलत आपसे पूछा गया है। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य की फूलों की नक्काशी है। मौर्य मूल नक्काशी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, धमेग स्तूप का जो निर्माण है वो करवाया था सम्राट अशोक ने, और इसको जो है ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति जो है बनाया गया है। इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य अशोक द्वारा बनाया गया था, और पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तनम में स्थित है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा कि गलत कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? मंदिरों के शहर के रूप में केवल एक ही शहर को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के, और वो है वाराणसी। ठीक है, इसको मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो माना जाता है आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर को सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भी माना जाता है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर चमड़ा और कपड़ा उद्योग के रूप में इसको प्रसिद्ध माना जाता है। मेरठ अपने खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अलीगढ़ की बात करेंगे तो ये आपका ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और आगरा भी जो है ये भी आपका चमड़ा उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों के विकल्प की पहचान कीजिए। महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले विकल्पों की पहचान करनी है। तो ये आपको जो महाभारत सर्किट के अंदर आते हैं वो आते हैं मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, मथुरा है, गोंडा है, प्रयागराज है और कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना 1996 में हुई थी, तो 1996 में इसकी स्थापना हुई है। और अगर औपचारिक रूप से पूछा जाएगा तो औपचारिक रूप से हुई है इसकी स्थापना 2002 में, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई है, तो ये जो है 1948 में नहीं हुई है। राज्य सूचना आयोग की स्थापना ये हुई है आपकी 2005 में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपके जो करेक्ट हैं वो आपका एक और दो, ए और बी। तो ए और बी किस में दिए गए? तो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं आपके ए और बी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है? अगरिया जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगरिया जनजाति देखने को मिलती है आपकी सोनभद्र में। ठीक है, अगरिया, बैगा, भुइया ये सब अनुसूचित जनजाति आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? झूला नृत्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो ये किया जाता है जुलाई और अगस्त के दौरान। और जुलाई अगस्त में क्या चलता है? तो उस समय चलता है हमारा सावन। ठीक है, श्रावण इसको कहा जाता है। ठीक है, पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और वहां पर जो है झूलते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हैं, वो कौन से हो जाएंगे? तो बैसे बिजनौर, और बैसे बनते हैं आपके बख्त खान। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 6 नंबर का। अगर इससे पहले आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट हमारे नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बख्त खान जो है ये आपके बिजनौर से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय सशस्त्र बलों के दिल्ली राज क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए कितने वर्ष के अंतराल में? तो ये किया जाना चाहिए आपका 5 वर्ष के, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वित्तीय 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की जो वित्तीय की समीक्षा के लिए जो अनुच्छेद है हमारा 243 का आई, उसके तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा 243 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है, उसमें क्या दर्शाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह में आपको बाघ और हिरण कहीं देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। धनुष बाण और मछलिया की एक जोड़ी मिल जाती है, बिल्कुल ठीक है। अशोक का वृक्ष नहीं मिलेगा। अशोक की वृक्ष देवी गंगा जो है नहीं मिलेगी। गंगा मिलती है, गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलती है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? मेरठ को नहीं कहा जाएगा, मेरठ को कहा जाता है स्पोर्ट सिटी। गाजियाबाद को नहीं कहा जाएगा, गाजियाबाद को कहा जाता है आपका जो है टेक की सिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका, यहाँ पर धान का कटोरा पूछा गया है तो ये बन जाएगा आपका चंदौली। ठीक है, चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चंदौली का गठन आपसे पूछा जाएगा 1997 में इसका गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? कालिंजर मेला इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा जाता है। तो कालिंजर मेला ये प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। और आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो जाता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाता है सारस या फिर क्रेन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो वैज्ञानिक नाम हो जाता है ग्रास एंटीगोन, ये हो जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। और चलिए दोस्तों, आज के हमारे जो प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चन का, ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए, अगर वो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले जो है 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी देखने को मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन उसमें जो है आपको खुद जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कितना इंपॉर्टेंट वो करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।